Now we have just seen that PCI, per capita income, is having some sorts of limitations. By this particular case study, that limitations come to be very much clear. See, we are going to compare the level of income among these three states of India. I have written Punjab, Kerala and Bihar, about which we have just discussed. Now, this picture gives you the clear concept. On the basis of PCI in 2003-4, the PCI of Punjab is 27,851, Kerala is 24,492 and Bihar very much least, as usual, 5,780. So on seeing this particular part only, what result we can just imagine that Punjab is more developed and Bihar is least developed among these three states. That is the one part. But is it true? Just we have discussed that Kerala is having a number of facilities in very much advance in comparison to Punjab and Bihar. What are those facilities? See, I have written one more thing. IMR, infant mortality rate. I have just defined infant mortality rate. Infant mortality rate refers to deaths among children before the age of 1 year per 1,000 children in a year. Means कि number of children जो 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं per 1,000 लाइव बर्थ में, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. तो अगर आप इस पे देखें तो पंजाब में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखिए 49, जबकि केरला में केवल 11 और बिहार में 60. तो इस इंडिकेटर से आप क्या मिल रहा है आपको कि केरला इज हैविंग लीस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लेस है मींस केरला इज हैविंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज. यानी कि इससे रिजल्ट क्या निकल के आया कि केरला इज हैविंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज. तो केरला के पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है. तो अब यहां से दूसरी कॉलम को देखते हैं हम लोग. लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट एबिलिटी टू रीड एंड राइट and it refers to number of literate person per 1,000 person. यानी वैसे व्यक्ति जो सिंपली रीड और राइट कर सकते हैं, उनकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो, और पर 1,000 ऐसे कितने लोग हैं वो कहलाते हैं लिटरेट पर्सन. तो लिटरेसी रेट देखिए, यानी कितने लोग पढ़े लिखे, सिंपल भाषा में पढ़े लिखे लोग, साक्षर लोग. तो यहां देखिए आप, केरला में साक्षर लोगों की संख्या 91, लिटरेसी रेट 91%, जबकि पंजाब में 70 और बिहार में 47. तो आप देख सकते हैं ये क्या है. लिटरेसी रेट में फिर से बिहार सबसे नीचे, यानी यहाँ पे अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है, यानी 53% जो पीपल है वो अनपढ़ है, और केरला में केवल 9% लोग अनपढ़ कहे जाएंगे. तो यहां भी देखिए केरला टॉप पे. दूसरी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन द बेसिस ऑफ 2002. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू कि एक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति अपने जन्म के बाद कितनी साल तक जीवित रह सकता है. फिर से गौर कीजिए, कितनी साल तक जीवित रह सकता है. तो उस क्रम में देखिए तो यहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी केरला के लोगों की 74 ईयर्स है, जबकि पंजाब में 69 और बिहार में 61. तो यहां से भी आपको क्लियर है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक का मतलब है कि वहां पे लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है. मींस पीपल आर गेटिंग गुड हेल्थ फैसिलिटीज. यू हैव आल्सो सीन पीपल आर गेटिंग गुड एजुकेशन आल्सो. लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस अगेन गुड हेल्थ फैसिलिटीज एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. This refers to the number of children, simple, school going children up to the age of 14. हम ये भी कहते हैं कि वैसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, मैं उसको डिटेल करूंगा बारी बारी से, इस टर्म को देखेंगे. तो यहां भी देखिए केरला इज डोमिनेटिंग 96. तो अब आप समझिए कि एवरेज हाइट्स डिस्पैरिटीज
डिस्पैरिटीज क्या हाइड कर लिया कि भले ही पंजाब पर कैपिटा इनकम में नंबर 1, बट इट हैड जस्ट हाइड दीज डिस्पैरिटीज की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां अधिक है, लिटरेसी रेट वहां अधिक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पे केरला की तुलना में कम है, लिटरेसी रेट भी केरला की तुलना में कम है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी केरला की तुलना में कम है, जबकि केरला की पीसीआई कम है किससे? पंजाब से। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम इज हैविंग इट्स ओन लिमिटेशंस. It is a good indicator to measure the level of development, but it is not the complete indicator to measure the development. So along with PCI, there are few more things that should be a part of the development. And इस चीज को रेफर करती है UNDP. UNDP जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनओ की एक ब्रांच है, यूएनओ की ये ब्रांच है, ये यूएनओ की ये एक विंग है, ये बनाती है HDI रिपोर्ट, जो कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंसीडर करती है. मतलब HDI के 3 कंपोनेंट हम देखेंगे. एक देखेंगे पर कैपिटा इनकम, दूसरी हेल्थ फैसिलिटी और तीसरी एजुकेशन. तो अर्थात इस HDI के आधार पे ही वास्तव में कंट्रीज के डेवलपमेंट को हम आके तो एक सही पिक्चर नजर आएगी. मींस HDI गिव्स यू अ कॉम्पैक्ट पिक्चर रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. एंड एज वी हैव सीन, PCI having its own limitations as it just hides a number of disparities. So next we are going to learn about the HDI and its component. अब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार होती है. We were discussing about the compare different countries or state. So we have gone through a number of aspects on which different economies and countries are going to be just assessed on the level of development. We have seen per capita income and other aspects. So we come to know that per capita income is having a number of drawbacks, limitations, because it hides a number of disparities. So in that particular context, UNDP, United Nations Development Program, has produced one more indicator, one more index to measure the level of development. So what are those indicators on which levels of development will be assessed? So first of all, we have to discuss the meaning of human development. What does human development means? Human development refers to process of widening people's choice as well as raising the level of well-being achieved. यानी लोगों की चॉइस, यानी कि उनके पास क्षमताएं बढ़े, वो खुद चीजों को चुन सके, समझ सके, कैपेसिटी बिल्डिंग, और साथ में क्या होनी चाहिए? वेल-बीइंग अचीव्ड, और वो अपनी बेहतरी के लिए अधिक से अधिक कर सके. तो यहीं पे ये डायमेंशन याद रखना है, बेहतरी के लिए फैसिलिटीज, ये चीजें आनी चाहिए. फिर वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए 3 फैक्टर्स को डिटरमाइन किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स HDI will prepare. And what are those 3 factors? Number 1, health. Number 2, education. And number 3, income, means per capita income. These are the 3 factors on which Human Development Index report is prepared. And on that particular basis, in 2019 report, India ranked 129 out of 189 country. Just imagine, 189 देशों में भारत की रैंकिंग 129 है. आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की रैंकिंग हमसे बेहतर है HDI में. तो ये सोचिए कि हम कहाँ हैं. Lot of things has to be done for the improvement in terms of HDI. तो ये डायमेंशंस है. अब देखिए हेल्थ में क्या क्या चीजें शामिल होगी. While
determining the health facility in HDI, it requires IMR, infant mortality rate, and life expectancy. I have just explained the meaning of life expectancy. Means number of years a person is going to be expected to alive after the बर्थ, यानी जन्म के बाद कितने सालों तक वो व्यक्ति जीवित रह सकता है मैक्सिमम, वो कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये अच्छी हेल्थ सुविधा है, इसका मतलब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होगी। अच्छी हेल्थ सुविधा है अर्थात लोगों की आयु अधिक होगी। दूसरे एजुकेशन, एजुकेशन में क्या क्या शामिल होती है? लिटरेसी रेशियो, यानी लिटरेसी रेट नॉट रेशियो, एंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि students, those who are enrolled, total number of students, those who are enrolled in primary level, secondary level and higher secondary level, means कि तीन ग्रुप में हम एजुकेशन को बांट के देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। तो उसमें जो कुल छात्रों की संख्या जो इनरोल्ड है सेम एज ग्रुप के, उनकी कुल संख्या को हम लोग कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। हायर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो shows good education facilities. Higher literacy rate means good education facilities are available in that society. So HDI just computing the development report on the basis of these three factors. So just try to understand, PCI को भी शामिल किया गया, वन इंडिकेटर, और साथ में वैल्यूज को ऐड किए गए, यानी मेटलिस्टिक के साथ नॉन मेटलिस्टिक जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ऐड करके ये HDI रिपोर्ट बनी। इस HDI रिपोर्ट के द्वारा हम एक बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट के स्केल को मेजर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, और यहीं से निकल के आने वाली है एक नई टर्म जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नोन है, वो है हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Now, this is this climax of the chapter, means we are at the virtue of end of the chapter. So we have seen HDI, Human Development Index, and its report, and we have seen apart from per capita income, a number of other dimensions related to health and education is required to measure the level of development. In that particular context, providing basic facilities apart from PCI, a number of public facilities are required that decide the level of development, such as pollution-free environment. It is also required for determining the level of development. If people are having ample amount of money, but they are living in a very poor environment, lot of pollution is there, and they are facing a number of problems, so that city cannot be called developed, truly developed cannot be called. Good law and order, if there is anarchy, people having money but the situation is very much anarchy, means lawlessness, that is not required for the development, that goes against the development. Good health facilities also required, good and quality education required, water sanitation, this is also required. If you remember, I have given the example of UAE having ample money, good and handsome money over there. But what about water? Less amount of water is there. There is no farms, no fertility. People are having huge ample of money, but they are living in a hard conditions. Provision of PDS, especially in poor countries. So प्रोविजन ऑफ पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं राशन की दुकानें, जहाँ पे गरीबों को भोजन मिल पाता है, कम कीमत पे अनाज मिल पाते हैं। जैसे अभी भी सरकार ने लॉकडाउन के पीरियड में गरीबों के लिए पीडीएस सिस्टम के लिए बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भूखमरी से ना मरे। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये सारी फैसिलिटीज के अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज हो सकती हैं जो किसी भी प्रोविजन ऑफ पीडीएस की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये पीडीएस सिस्टम गरीबों को भोजन इंश्योर करती। जैसे लॉकडाउन के पीरियड में, जैसा मैंने कहा आपको कि लॉकडाउन के पीरियड में भी गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने की बात की, जिसके द्वारा गरीबों को कम कीमत पे भोजन दिया जा रहा है और अधिक भोजन दिया जा रहा है, जो उनकी लिमिट थी उससे अधिक अनाज दिए जा रहे हैं। तो ये प्रोविजंस हैं पब्लिक फैसिलिटीज को इंश्योर करके लेवल ऑफ डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए। अब
सबसे महत्वपूर्ण चीज, डेवलपमेंट कैसा, केवल प्रेजेंट जनरेशन का, अभी का, यानी कि अभी के सारे पानियों का इस्तेमाल कर, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ले और आने वाले कल के लिए कुछ न छोड़े। तो आने वाले कल में क्या होगा, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जब वो अपने पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेगी, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट को गंदा कर रखा होगा, पॉल्यूशन फैला रखा होगा, पॉल्यूटेंट होंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, वो सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलेंगे। एयर प्यूरिफायर अब घरों में लगने लगे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अब गालियां देंगे हमें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कोई रिसोर्सेज नहीं छोड़ा, सारे के सारे खा गए, हमने पानी को भी नष्ट कर डाला, पानी के रिसोर्सेज को कंटामिनेट कर दिया, हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्सेज लगातार घट रहे हैं। तो ये क्या है, इस आधार पर क्या डेवलपमेंट हो पाएगी? नहीं। डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता है, लेकिन वो डेवलपमेंट बेमानी है जो डेवलपमेंट केवल हम प्रेजेंट जनरेशन की बात करें, हमारे आने वाले कल को अगर उससे लाभ नहीं हो, यानी कल का तात्पर्य कि हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर उस डेवलपमेंट का लाभ नहीं ले सके, तो वो डेवलपमेंट अधूरी मानी जाती है। इसी से कंसेप्ट निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस in which using resources judiciously so that we could fulfill our present generation's needs as well as conserving the resources for coming generation, for the future generation without altering the environment। मतलब कि प्रेजेंट जनरेशन को उसकी जरूरतें पूरी कर रिसोर्सेज के साथ आने वाली कल की जरूरतें पूरी हो जाए, और हम इन्वायरमेंट को भी हम क्या करें, इन्वायरमेंट को भी हम लोग नष्ट नहीं करें, बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए उपलब्ध रिसोर्सेज का, उपलब्ध संसाधनों का हम इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि प्रेजेंट जनरेशन की जरूरतों के साथ साथ आने वाली कल की भी जरूरतें पूरी हो सके। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई हैव ट्राइड टू मेक अ जस्ट डायग्राम ओवर हियर। Over here I have written judicious use of resources means resources का सही इस्तेमाल, रिसोर्सेज को नष्ट नहीं करना है, बेजा इस्तेमाल नहीं करना है, कंजर्व करना है। मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, और प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करना है, और साथ साथ टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी रिसोर्सेज को बचा के भी रखना है, अपनी जरूरतें भी पूरी करनी है और फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सतत विकास, और यही है डेवलपमेंट का सोर्स। तो स्टूडेंट्स, this is the last topic that we have discussed. You all have been assigned the seats. You go through the seats and just solve the question answers. If you are having the queries, you just raise the queries, send your queries. We are here to help you and give the answers of your questions. Thank you.